वो फिल्म लगी, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लगा करके वो फिल्म भी अच्छी चल गई। मिठुन चक्रवर्ती थे उसमें, छत्तीसगढ़ी बोलते दिखते थे तो लोगों को बड़ा मजा आया। ये विषय वैश्विक है और समानांतर सिनेमा है ये, तो इस पर काम किया जाना चाहिए। और वहाँ से हम फिर सीरियसली उस पर जुड़ गए और 3-4 साल तो लिखने में लगा, 2.5 साल करीब करीब स्क्रिप्ट लिखने में लग गया मुझे। और वो बड़ी लंबी जर्नी रही, समझ लिए 10 साल मैंने भूलन को जिया है। भोली सूरतिया तोर नैना झूले मोर, देखत रही थो तोरे सपना, कब आवे मोरे अंगना। तोर मीठे बोली हारे मनला मोहे राजा मोर, बांधी ले माया के बंधना, कब आवे मोरे अंगना। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक, फिल्मकार और लेखक आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है, जिनसे हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सिनेमा से रिलेटेड बहुत से विषयों पे। साथ में जानेंगे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और लोगों का जुड़ाव। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब में। थैंक यू। पहले तो क्योंकि हर जगह शुरुआत होती है कि आपका करियर जो है कैसे शुरुआत हुआ, तो हम भी जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट कला के फील्ड में कैसे आया। नहीं, कला से तो मैं शुरू से जुड़ा हुआ था। जब छोटे बचपन से गीत संगीत का शौक था, ऐसे ही गाता था। फिर बड़े भाई जो हैं मेरे, डॉक्टर अनूप वर्मा, वो उनको लगा कि यार ये गाता अच्छा है थोड़ा, तो विधिवत शिक्षा लो क्लासिकल की। तो उन्होंने मुझे भर्ती करवाया कमला देवी संगीत महाविद्यालय में। तो वहाँ हमने क्लासिकल का कोर्स किया। क्लासिकल गाने के बाद में फिर वहाँ से बीम्यूज़ करने के बाद फिर ये लगा कि संगीत में कोई बहुत ज़्यादा भविष्य हम नहीं देख रहे थे उस समय, कि अपने उसके लिए गा रहे थे कि सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, गाने में अच्छा लगता था, वो सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद मैं व्यवसाय में आया, मेडिकल स्टोर शुरू किया। उसके पहले हमने पीएससी वगैरह की तैयारियां की। तो डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाना चाहता है, भाग्य आपको जहाँ ले जाता है, वहाँ धीरे धीरे आप अपने आप उस तरफ बढ़ने लगते हो। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा। वहाँ से फिर उसके बाद आकाशवाणी का ऑडिशन दिया गाने के लिए। तो 93 में वहाँ से ऑडिशन पास किया मैं, गीत भजन में, 95 में गज़लों में, और वहाँ से गाना शुरू हुआ। तो आकाशवाणी दूरदर्शन से हम लोग ग्रेडेड आर्टिस्ट रहे अभी तक के, अभी आज एक रिकॉर्डिंग आई भी, तो वो चलता रहा काफ़ी समय से। तो शौक़ जो था मेरा, मतलब कला के क्षेत्र से, वो ये रहा। इसके पहले जब कॉलेज में थे हम, तो ड्रामा वगैरह बहुत, स्कूल में भी करता था मैं, ड्रामा वगैरह करता रहा, स्टेज करता था, थिएटर में जुड़े रहे हम लोग। कॉलेज में हम लोग साथ में बहुत सारे ड्रामा वगैरह किए, कुछ एक डायरेक्ट भी किया हमने उस समय। तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि क्या डायरेक्शन फील्ड में जाना चाहिए या एक्टिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा डॉक्टर्स बैकग्राउंड है, खाली पढ़ाई लिखाई वाला मामला रहता था। तो कभी वो चीज़ दिमाग में आती नहीं थी कि इधर के मेडिकल या इंजीनियरिंग छोड़ करके आप कोई आर्ट फील्ड में भी जा सकते हो। खैर वहाँ से शुरुआत हुई। और हमारे एक टीचर थे जो जिनसे मैं गज़लें सीखता था, वसंत तिमोथी सर, वहाँ खैरागढ़ से रिटायर होकर के यहाँ आ गए थे, उनसे मैं सीख रहा था। तो सर ने बोला कि एक यार जितने अपन ने गज़लें की हैं उसको कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं बोला ठीक है सर। तो हम लोगों ने, यहाँ स्टूडियो था, वहाँ पर जाकर रिकॉर्डिंग की, लेकिन वो जो आउटपुट आना चाहिए था वो वैसा मिला नहीं। तो वो बड़े दुखी हुए कि बोले अरे यार मेरे साथ ऐसे ही होता है ये वो। तो उस दिन मेरे मुंह से निकला कि सर चिंता मत करिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अपन एक आध स्टूडियो शुरू कर देंगे। बड़े खुश हो गए वो। नया नया छत्तीसगढ़ बना था जी, स्टूडियोज़ थे नहीं यहाँ प्रॉपर। तो मेरे दिमाग में आया और फिर बड़े भाई साहब से हमने पूछा कि मतलब यहाँ पे स्टूडियो का बड़ा एक वैक्यूम दिख रहा है, एक स्टूडियो शुरू करते करके। बोले ठीक है। दूसरे दिन से काम शुरू हो गया। एक स्टूडियो हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू किया। अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू किया तो सिर्फ रिकॉर्डिंग के, ऑडियो के काम आने लगे, ऑडियो का काम करने लगे हम। और वहाँ से फिर धीरे 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 एल्बम्स
एल्बम्स की फिर तरफ उसके बाद फिर दूरदर्शन के लिए कुछ सीरियल्स डायरेक्ट किया। उस समय तो ऐसी हंसी मजाक में ही करते रहे। फिर हम लोगों को लगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए, जैसे उस समय फिल्में बहुत बनने लगी थी। जी। सतीश भैया बना रहे थे, प्रेम चंद्राकर जी बना रहे थे, सुंदरानी जी ने बनाई, लेकिन ये सारे लोग पोस्ट प्रोडक्शन बाहर करते थे, यहाँ नहीं होता था। सुविधाएं नहीं थी उस सुविधाएं नहीं थी, और मतलब सुविधाएं थी भी, हमने स्टूडियो चालू कर दिया था, लेकिन कभी उन्होंने आके कांटेक्ट नहीं किया कि क्या यहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते। उन लोगों को भरोसा नहीं था यहाँ, क्योंकि कोई फिल्म हुई नहीं थी। तो उसी समय एक फिल्म आई थी, मिल गई मंजिल मुझे, एक बहुत हिंदी की फिल्म थी। वसी भाई करके थे जो बालोद से आए थे। अच्छा। उन्होंने बोला मनोज जी इसका मुझे डबिंग करना है छत्तीसगढ़ी में। मतलब फिल्म की डबिंग करना है? बोले हाँ। तो ठीक है। तो उस समय मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन हमने उस फिल्म से बहुत कुछ सीखा और वहाँ से डबिंग हमने स्टार्ट की। वो फिल्म लगी, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लगा करके वो फिल्म भी अच्छी चल गई। मिठुन चक्रवर्ती थे उसमें, छत्तीसगढ़ी बोलते दिखते थे तो लोगों को बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि एक फिल्म हमको यहाँ ऐसी करनी चाहिए जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि छत्तीसगढ़ में हम सारा पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम यहाँ फिल्म बना सकते हैं कंप्लीट वर्क। उसके लिए हमने पहली फिल्म बनाई बैर। उस समय 2007 की बात है ये। तो मैं, शैलेंद्र दीवान हैं, गजेंद्र रथ वर्मा उसमें एक कहानी लिख करके लाया, बेचारा को प्रोड्यूसर भी था, उसने भी कुछ पैसे लगाए। तो हम लोग मिल करके 4-5 लोग, और वो फिल्म को पूरा, एंथनी गार्डिया था उसमें, तो सब लोग मिल करके हम लोगों ने वो फिल्म बनाई। वो फिल्म मुश्किल से 5-7 लाख में बन गई थी उस समय। वो सारा काम हमने अपने स्टूडियो में किया, और वो पहली एचडीवी फिल्म थी जो पूरे पर्दे पर दिख रही थी। उस फिल्म को सतीश जैन जी ने देखा और वो बोले कि यार ये कौन सा फॉर्मेट में तुमने किया, इसी फॉर्मेट में मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सस्ते में बनाया हो तुम लोग। तो हमको जो रॉ स्टॉक पे हम बनाते थे बहुत महंगी फिल्में बनती थी, तो हमारा बजट नहीं होता छत्तीसगढ़ी में, तो मैं ये एचडीवी पे करूँगा काम, और उसका काम मैं तुम्हारे स्टूडियो में, मतलब एडिटिंग मैं तुम्हारे यहाँ करूँगा। मैं बोला बस हो गया काम मेरा। मतलब जो चीज़ के लिए हमने वो फिल्म बनाई थी वो मुझे सफल होती दिखने लगी। वहीं से मतलब प्रोडक्शन का जो काम है वो रफ्तार एग्जैक्टली वहाँ से समझिए माया जो थी फिल्म, उसको मैंने एडिट किया। उस समय सतीश भैया के साथ बैठ करके हमने वो फिल्म की। तो मुझे फिल्म का बेसिक नॉलेज उस फिल्म से हुआ कि उनके साथ बैठ करके, क्योंकि वो बहुत पुराने खिलाड़ी थे, मुंबई में बहुत काम किए हुए थे, और हम लोग तो हंसी मजाक में वो फिल्म बनाए थे और कभी सोचे भी नहीं थे कि हमको डायरेक्शन फील्ड में जाना है। जब वो फिल्म बनी और उसमें जब एडिट के समय हमारे आपस में बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती थी फिल्मों को लेके, सीन्स को लेकर के, तो उनकी बारीकियां समझा मैं कि ये इतनी बारीकी से चीज़ों को बनाते हैं, किस किस चीज़ के लिए कहाँ जगह छोड़ना है, कहाँ क्या करना है, क्यों ये शॉट लेना है, ये सारी चीज़ें उस समय में वो माया एडिट करते करते सीखा, समझ में आया था। उसके बाद वो फिल्म हुई, एडिट होने के उसी के पैरेलली एक फिल्म और चल रही थी यहाँ पे, कोई बांग्ला पिक्चर थी, और एक फिल्म और थी उस समय, तीजा के लुगरा। तो तीजा के लुगरा का बैकग्राउंड भी हमने किया हुआ था। तो उसको सुने, वो बोले ये बैकग्राउंड कौन किया है? बोला हमारे यहाँ हुआ है। यार मैं पूरा काम मैं यही करूँगा। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, और उन्होंने मुझे बोला कि तेरा डायरेक्शनल सेंस अच्छा है तो डायरेक्शन कर। तो वहाँ से फिर मैं डायरेक्शन में उतरा। तो पहली फिल्म फिर एक्चुअली जिसको मैं पहली मानता हूँ फिर कि वो महू दीवाना तहू दीवानी थी, वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ। डायरेक्शन का मतलब एक गायक से डायरेक्शन का सफर महू दीवाना तहू दीवानी से शुरू हुआ, और अब ये भूलन द मेज तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो रोशन किया। भूलन द मेज जो क्योंकि किंवदंती है छत्तीसगढ़ की, उस पे आधारित है जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये कई लोगों ने पूछा होगा, लेकिन ध्यान कैसे आया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा से उठ के हम कुछ ऐसा भी करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाए? देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जब आप बात करते हैं तो कई जगह फेस्टिवल्स में हमारी फिल्म कभी जाती नहीं थी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का कोई एंट्री नहीं थी। तो उस समय हमारे दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा काम करें जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। तो वो कब जा सकता है? जब आपका सब्जेक्ट ग्लोबल हो, वैश्विक सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं। तो ये एक उपन्यास है भूलन कांदा, जो संजीव बख्शी जी लिखे हैं जिसको, उस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा, या उनसे जब मैं कॉन्सेप्ट सुना उसका, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस पे फिल्म बनाई जा सकती है। ये विषय वैश्विक है और समानांतर सिनेमा है ये, तो इस पर काम किया जाना चाहिए। और वहाँ से हम फिर
सीरियसली उस पर जुड़ गए और 3-4 साल तो लिखने में लगा, 2.5 साल करीब करीब स्क्रिप्ट लिखने में लग गया मुझे। और वो बड़ी लंबी जर्नी रही, समझ लिए 10 साल मैंने भूलन को जिया है। तो वो लिखना और फिर उसके फिर गीत संगीत करना और ये, और फिर शूट पे 2016 में गए हम, उसकी शूटिंग किए। 17 में फिल्म बन के तैयार हुई, फिर फेस्टिवल्स में भेजना शुरू किए। 2019 में उसको सेंसर करा करके और फिर नेशनल अवार्ड के लिए भेजे थे। 2022-21 में वो अवार्ड मिला। 21 वो पेंडेमिक के कारण 2 साल लेट चल रहा है, अभी भी लेट चल रहा है। और 22 में वो फिल्म लगी। तो ये एक सफ़र जो है वो भूलन का रहा। तो क्या कुछ चुनौतियां इस सफर में आपने देखी? बहुत सी चुनौतियां। मतलब कोई काम बहुत आसानी से नहीं होता। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आप ही को मरना पड़ेगा, कोई दूसरा मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहीं लगातार। मतलब कास्टिंग से लेकर के, पहले तो बनाने के लिए दिक्कतें आई कि हम चाहते थे कि ये बॉम्बे से कोई अच्छे प्रोड्यूसर मिले, ऑल इंडिया लेवल पे ये फिल्म रिलीज़ हो, लेकिन उसके लिए बहुत चक्कर काटा मुंबई में, बहुत तकलीफ़ें हुई उसको लेकर के। फिर जब हम फाइनली थक गए तो फिर हम बोला नहीं, मैं ही बनाऊंगा इसको। तो हमने बैंक से लोन लिया उसके लिए और लोन लेकर के फिल्म बनाई। फिल्म बनाने के बाद में ऐसा हुआ कि बनाते समय इतनी दिक्कतें आई कि हमारी जो एक टीम थी जिसमें लाइट मैन और कैमरा वाली जो टीम थी वो हमने कोलकाता से बुलाया था जी। वो सारे लोग, और हम महुआ भाटा गांव में शूट कर रहे थे जो एकदम रिमोट एरिया था, एकदम रिमोट एरिया जहाँ रात में तेंदुए भी आ जाते थे। जहाँ हम सो रहे हैं वहाँ ऊपर सांप लटक रहे हैं, वो ऊपर से सांप गिरा एक बार तो वो बेचारे सब हड़बड़ा गए। मतलब एक डरावने माहौल में हाँ, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही थी, वो साइड में, किसी को कोई ऐसा डर वाली बात नहीं थी। लेकिन हाँ, ऐसी कंडीशंस में हम लोगों ने शूटिंग की वहाँ। और गांव के बीच में वहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं आपको। मतलब वहाँ ऐसा हालत थी कि वहाँ गाय नहीं पालते थे लोग, तो दूध भी नहीं मिलता था गाँव में। तो काली चाय सारे लोग, अच्छा वहाँ पे एक और हैबिट थी कि हमारे जो दादा लोग आए हुए थे वहाँ से, वो सारे काली चाय पीते थे। अच्छा। हमारे यहाँ वाले सफ़ेद चाय, उनको दूध का शौक। वाला। और जो मुंबई से आए तो 2-4 वो कॉफ़ी वाले थे। तो वहाँ ये सारी चीज़ें उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होती थी। तो ये सारी दिक्कतों के बाद भी ले दे करके काम चलाते रहे हम लोग, क्योंकि 20 दिन वहाँ शूट था। तो 20 दिन हम लोगों ने वहाँ शूटिंग की और फिर वहाँ से आए, रायपुर आए। रायपुर में मेरा हाथ टूटा, एक उसमें एक्सीडेंट में गिर गया था। वो टूटे हाथ में शूटिंग चल रही है। हमारा एक लाइटमैन था बंदा, उसको हार्ट अटैक आ गया। उसको रातों रात उसकी एंजियोप्लास्टी कराए। उनको, उनकी हालत बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि पता नहीं, अटैक आ गया था एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद वो दूसरे दिन शूट करना है, हमको शूट करना है। वो हॉस्पिटलाइज हैं और लोग जैसे तैसे जमा करके हम रात भर वहाँ बैठे रहे। दूसरे दिन आ करके, हाँ, सुबह से 6 बजे से शूटिंग भी शुरू करना था, तो वो छोड़ नहीं सकते थे। तो ऐसा करते करते फिर यहाँ से गए खैरागढ़। खैरागढ़ का जेल शूट किया जी। तो खैरागढ़ में रुकने की व्यवस्था नहीं थी। एक रेस्ट हाउस था, ले दे के 2 कमरे मिले, तो उसमें डीओपी को इनको रखा। वहाँ से छुई खदान पास में था, वहाँ का रेस्ट हाउस लिए, वहाँ से 1-2 कमरे मिले। बाकी सारे लोग जेल में। तो जेल के अंदर ही हम लोगों ने गद्दा डाला और वहीं सोए सब। मतलब वहाँ 5 दिन हम लोगों ने मतलब जेल के अंदर यादगार रात रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे भी सोते रहे सब, वहाँ पे भी पड़े रहे वहाँ। लेकिन ऐसा हुआ कि मच्छर के काटने से कुछ लोगों को मेनिंजाइटिस हुआ, वो एक अलग कहानी। 4-5 बंदे इस कदर हो गए थे कि उनकी भी स्थिति ऐसी थी कि आजकल में चले देंगे, ये हालत हो गई थी। यूरिन में पूरा ब्लड आ रहा है, हाई फीवर है। ले दे करके वो सब बचे। डॉक्टर अजय साहब बहुत मेहनत की उस समय। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत मुश्किलों से वो सब। फिर उसके बाद, हाँ, फिर अब ये बन गई फिल्म। बनने के बाद में फिर फेस्टिवल्स में भेज रहे हैं आप, क्योंकि अब आपने लोन लेकर के काम किया हुआ था। आपको ये भी है कि हर महीने आपको किस्त भी पटानी है उसकी, और पिक्चर रिलीज़ नहीं हो रही है। 16 की फिल्म 22 में रिलीज़ हुई। 16 में बनी फिल्म जो है वो 22 में रिलीज़ हुई। तो एक लोगों में भी निराशा आ जाती है कहीं ना। हाँ, लोगों को लगता है कि अरे यार क्या हो रहा है तेरी पिक्चर का, कब करना है रिलीज़, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये चल रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि 2021 में नेशनल अवार्ड मिला, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए सपोर्ट हुआ। फिर गवर्नमेंट ने हमारे को उस समय 1 करोड़ रुपए दिया नीति के तहत उसमें, तो थोड़ी हेल्प हो गई उससे। तो ऐसा करके वो फिल्म एक अलग कहानी है। वो अगर भूलन पर एक फिल्म बनाई जाए, उसकी मेकिंग पर, तो एक फिल्म बन जाएगी।
और हो सकता है बने, मतलब तैयारी है, हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप ये लोगों में। अभी तो ये है कि हाँ वुलन 2 एक करना है मुझे, हम्म। वुलन 2 के बाद में वो मेकिंग पे भी हम फिल्म करेंगे। जैसे आपने जब नॉमिनेट की पिक्चर, नॉमिनेट हुई, वहाँ पे गए होंगे बार बार जो है बाहर जाना नहीं हुआ नहीं होगा? नहीं हुआ। नहीं नहीं वैसा नहीं होता है जी। नेशनल अवार्ड के लिए हमने भेज दिया, मुझे मालूम भी नहीं था। हम्म। मैं तो यहाँ एक बार आपने भेज दिया उसमें कुछ आप कुछ कर नहीं सकते। जी। वो सीधा सीधा उनका नोटिफिकेशन आता है या वहाँ से घोषणा होती है, जिस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो होते हैं वो पढ़ते हैं उसको कि इन लोगों को दिया गया है। तो मैं तो चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला, मैं घर में ही था, नीचे कोई गेस्ट आए थे उनको छोड़ने के लिए, और एक चैनल से मुझे फ़ोन आया कि सर आपका बाइट चाहिए, आप लाइव हैं हम और आपका बाइट चाहिए। मतलब क्या चीज़ का बाइट यार, अभी तो लेके गए हो 2-3 दिन पहले। बोले सर जो आपको फिल्म को अवार्ड मिला है उससे समझ। मतलब कौन सी फिल्म को अवार्ड मिला, मेरे को कुछ अवार्ड नहीं क्योंकि मिला। समय भी इतना लंबा बीत चुका था तो नहीं वैसा नहीं था। हाँ 2019 में हमने भरा था तो 21 में उसका 21 में आया, रिजल्ट 2 आया, साल बाद। तो मालूम नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला मुझे कि सर वुलन द मेज को नेशनल अवार्ड मिला है। अरे मैं बोला ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम था यार, आपसे पता चल रहा है। बोले सर आप लाइव हैं, आप तुरंत एक बाइट दे दीजिए। और फिर दर्शकों से उन्होंने जोड़ा, मैं वैसे ही उनको बाइट दिया। फिर उसके बाद लोगों को पता चला। ऐसे तो मुझे पता चला उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ सकता कि आप जाके पता लगाएं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। क्योंकि जब आपका आना जाना अब होता होगा बाहर, दूसरे लोगों से दूसरे प्रदेशों में जाना होता होगा, बिल्कुल। तो कहीं ये जो मिथ है एक बना हुआ लोगों का, छत्तीसगढ़ को लेके बहुत बैकवर्ड है, ऐसा सोचते हैं, आज भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो कहीं इस सब चीज़ों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा कभी? नहीं ऐसा तो नहीं लगा कि कोई अंडर एस्टिमेट कर रहे हों या ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने भी फिल्म देखी, उस फिल्म को देख करके बोले आपने कौन सी दुनिया दिखा दी है। मतलब ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, अभी लोग ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में। ये उनको बड़ा अचंभित करती थी कि बॉम्बे जैसी जगह में या कोई एक बड़े महानगर में आप जा करके जब कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में लोग खड़े होकर तालियां बजाएं, तो उनका ये कहना है कि इतने सीधे, इतने ऐसे लोग होते हैं आज भी। बोला आइए हमारे यहाँ, आपको मिलेंगे ऐसे लोग। और ऐसी दुनिया आपने दिखाई है, जिस तरीके के घर आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके का गाँव आप दिखा रहे हैं, ये अभी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब बिल्कुल करते हैं। तो ये उनके लिए अचंभा था, इस तरीके की चीज़ों को देखना, और इतनी सादगी देखना वो अब नहीं देखने को मिलती। किसी फिल्म में इतना ज़्यादा आडंबर हो चुकी हैं चीज़ें कि सादगी जो है वो लोगों को अच्छी लगती है। जैसा आपने बताया फिल्मों में आडंबर हो चुका है बहुत, क्योंकि जो सिनेमा है वो ही समाज का आईना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में पुरानी पिक्चरें रही हैं, जो स्वर्णिम दौर रहा है छत्तीसगढ़ी पिक्चरों का, झन भूलो माँ बापला और छुइयाँ भुइयाँ जैसी, जो समाज को एक मैसेज देने वाली पिक्चरें रही हैं, तो कहीं आप ये नहीं सोचते, आपके हिसाब से क्या है कि आजकल की जो सिनेमा इंडस्ट्री है, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है? इस तरीके का कंटेंट, कुछ यूनिक कंटेंट नहीं दे पा रही है? देखिए यूनिक कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा पहले भी जो था वो कहीं ना कहीं पारिवारिक फिल्मों की आप बात कर रही हैं। पारिवारिक फिल्में पहले भी बन रही थी, पारिवारिक आज भी बन रही हैं। आप अगर लोग समझ सकें इन चीज़ों को कि हिंदी से ज़्यादा लोग आंचलिक सिनेमाओं ज़्यादा चल रहा है आज की डेट में, उसके पीछे कारण यही है कि हम पारिवारिक फिल्में बनाना बंद कर दी हैं। उसके पीछे भी एक कारण है कि फैमिलीज़ जो हैं वो आइसोलेटेड हो गई हैं, संयुक्त परिवार ख़त्म हो गए हैं, पारिवारिक माहौल ख़त्म हो गया। आप सीरियल्स में देखते हैं जिस तरीके की गंदगी देख रहे हैं सीरियल्स में, एक परिवार को लेकर के, वो चीज़ें घरों में नहीं हैं। झन भूलो माँ बापला या छैया भुइयाँ या महू दीवाना तहू दीवानी में भी एक फैमिली का ही हिस्ट्री है जी। आप अगर टेटकू राम लेते हैं तो एक चौल की हिस्ट्री है जहाँ पूरी फैमिली है वो। तो वो जो फैमिलीज जब आप देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं। और कहना चाहिए पारिवारिक फिल्मों में अभी जैसे झन भूलो माँ बापला, उसके नाम से हमको लग रहा है कि ये माँ बाप और परिवार को लेकर के ही ये कहानी होगी जी। आप अभी मुझे बताइए कि क्या कितने साल हो गए होंगे आपको हिंदी सिनेमा में ये पारिवारिक फिल्म देखे? एक समय था जिस समय सिर्फ पारिवारिक फिल्में बनती थी, एक ट्रेंड चला आ रहा था एंग्री यंग मैन का या पारिवारिक फिल्मों का। हाँ, तो वो पारिवारिक फिल्में हिंदी में बननी बंद हुई और वो छत्तीसगढ़ी या दूसरे आंचलिक सिनेमा में दिखनी शुरू हुई। तो हम हमारे यहाँ के परिवारों को दिखाने लगे
और वो चीज़ हिट कर जाती है। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जो आप बोल रहे हैं कि हमारे दर्शक वर्ग एक एक लिमिटेड दर्शक है, हर आदमी छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देख रहा है। तो आप जिनके लिए सिनेमा बना रहे हैं, आप ये प्रयास करते हैं कि इनको क्या पसंद है, उनकी पसंद के हिसाब से आप फिल्म बनाएंगे तो कमर्शियली आप को फायदा होगा जी। भूलन जैसी फिल्म भी अपना पैसा अगर नहीं निकाल पाती है तो ये सोचनीय विषय है कि हम छत्तीसगढ़ में ऐसा सिनेमा दोबारा गढ़ पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आपका पैसा नहीं निकलता है तो आप कितने समय तक अपने जेब से अपना घर लगा करके आप ये सिनेमा बनाते रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं जा करके ये कोशिश करते हैं कि ऐसा सिनेमा बनाओ जिससे दो पैसा भी आए और लोगों का मनोरंजन भी हो। तो आपको ये देखना पड़ता है कि मेरे दर्शक कौन है। तो एक मिडिल, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये हमारे दर्शक हैं जी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पता नहीं आज भी दूरी बना के रखे हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा से। या एक और बड़ा कारण हो सकता है कि जितना, जैसे हम भूलन के समय देखें जी। कि भूलन में लोअर क्लास नहीं गया फिल्म देखने, सिर्फ मिडिल, अपर मिडिल और हाई क्लास ये सारे लोग जाते थे मॉल्स में। मॉल हमारे हाउसफुल होते थे, सिंगल थिएटर्स हमारे खाली रहते थे, बहुत कम लोगों ने देखा। तो मतलब ये कि जो रेगुलर दर्शक हैं हमारे, वो दर्शक उन फिल्मों को नहीं देखना चाहते जो हम अलग से बनाना चाह रहे हैं, समानांतर सिनेमा बना रहे हैं या ऐसा सिनेमा करना चाह रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जाए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आपको नहीं पहचान है, वहां पे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नहीं जान रहे हैं लोग, तो वहां पे आपको वहां से प्रतिसाद नहीं मिलने वाला जी। तो होगा ये कि जब तक के वो दर्शक वर्ग जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखता है वो इस तरीके की फिल्में देखने के लिए रुझान उनका आए और बाकी लोग भी देखें, तब वो सिनेमा का विषय बदलेगा यहाँ, नहीं तो वही विषय पर हम चलते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मतलब हम ये मेकर्स के लिए जो बोलते हैं हर बार कि आप लव स्टोरी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पसंद है, उनको वही पसंद है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब बहुत अभी देखिए बली है, अभी देखिए बली लगी हुई है फिल्म, ठीक है। इसके पहले दंतेला आई थी फिल्म, हमने सुकवा बनाई थी। सुकवा लोक कथा पे आधारित फिल्म है, उसमें भी लव स्टोरी थी, लेकिन एक मैसेज था कि आप टोनी प्रथा जो चलती रही है इतने सालों तक, एक महिला को कैसे टोनी बता करके मार डाला जाता है, उसको लेकर के बच्चे को फेंक दिया, उसको परेतिन पाल रही है, ये एक दंत कथा वहाँ के जो दादी नानी सुनाती थी, उस तरीके की कहानी को लेकर के हमने फिल्म बनाई थी। लेकिन उसको भी लोग वैसा नहीं पसंद कर पाए जैसा कि बाकी कमर्शियल सिनेमा को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर विषय को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी। या तो आप एक विषय पर काम करते रहिए और वही चलने दीजिए जो चल रहा है उससे, लेकिन सिनेमा उठेगा नहीं हमारा। ये हमारे लिए एक बड़ा। लेकिन जो भारी मात्रा में अगर देखें, आपने बोला मेजॉरिटी ऑफ व्यूवर जो है वो लव स्टोरी जैसी फिल्में हैं वो देखना पसंद करते हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निर्माता उस लेवल का पैसा भी नहीं लगाना चाहते। मतलब एक तरीके से नहीं, पैसा उतना ही लग रहा है, उतना ही लग रहा है, लेकिन कुछ नया ट्रेंड अपनाना नहीं चाहते क्योंकि उनको कमर्शियली चीजों को रिस्क फैक्टर नहीं लेना चाह रहे हैं। तो पारिवारिक फिल्में हमारे यहाँ अच्छी चलती हैं, लव स्टोरीज चलती हैं। इसके बाहर कुछ आप बनाते हैं तो वो आपका एक्सपेरिमेंट में चला जाता है और उसके बाद आपका पैसा नहीं निकलेगा। और लव स्टोरी होने के बाद भी लगातार जो छत्तीसगढ़ी पिक्चरें हैं उतना अच्छा जो प्रतिसाद है वो नहीं मिलता दिख रहा है। नहीं, फिल्में ठीक ही हैं, मतलब देखिए अगर नहीं मिलता तो इतनी फिल्में नहीं बनती जी। तो लगातार फिल्मों का बनना और बढ़ते जाना। जैसे देखिए जहाँ पे एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, जब मांग से ज़्यादा पूर्ति बढ़ जाती है ना आपकी, तो वहाँ रेट कम हो जाता है। तो अभी हमारे यहाँ जहाँ एक साल में 5 से 10 फिल्मों की ज़रूरत है, वहाँ 50 फिल्में बन रही हैं उस चक्कर में। और दर्शक वर्ग वही है, वो जो रिक्शा चला रहा है बेचारा वो है, जो मजदूरी कर रहा है वो है, वो हमारे दर्शक हैं। तो वो हर महीने हर हफ्ते इतना पैसा पूरे परिवार को ले जा करके फिल्म दिखा सकें, तो उनके पास चॉइस रहता है कि बहुत अच्छा जब वो सुनते हैं तब वो जाते हैं जी। तो इस वजह से भी बाकी दूसरी फिल्में नहीं चल पाती। मतलब आपसी सामंजस्य बना के अगर फिल्में बनाई जाएं तो उसका एक अच्छा जो हाँ, है, आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप फिल्म मत बनाओ, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा फिल्में बनने के कारण भी एक नुकसान जो दिखता है कि बहुत सारी फिल्मों को नुकसान दिखता है। हिंदी में भी इतनी फिल्में बनती हैं, रिलीज कितनी हो पाती हैं। वो स्थिति छत्तीसगढ़ी में भी है कि बन रही बहुत हैं और जगह नहीं मिलती है, हर हफ्ते एक फिल्म आ रही है।
तो हर हफ्ते फिल्म आएगी तो हर हफ्ते देख नहीं सकता हमारे यहाँ का जो दर्शक वर्ग है। ये एक बड़ा बड़ा भारी प्रॉब्लम है उसमें। और कहीं ना कहीं थिएटर की भी कमी होना। थिएटर्स के लिए तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं, थिएटर्स कम है। और दूसरा एक ये है कि मल्टीप्लेक्सेस में जो जितने शोज हमको मिलने चाहिए वो शोज नहीं मिल रहे हैं, आज भी नहीं मिल रहा है। एक मल्टीप्लेक्स में 4 स्क्रीन है जी। 4 स्क्रीन में हर स्क्रीन पे क्या आप हमारे को शो देते हैं? नहीं देते हैं। आप दिन भर में 1 या 2 शो देते हैं एक मल्टीप्लेक्स में। तो जो हमारे ऐसे वर्ग हैं जो सिंगल थिएटर्स नहीं जाना चाहते, जो चाहते हैं कि हम मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखें जी। उन लोगों के लिए दिक्कत होती है। और वो सैटरडे संडे अगर देखना चाह रहे हैं उस समय आप 4 शो दीजिए। आप हर मल्टीप्लेक्स में अगर शो मिलने लगे आपको, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो मल्टीप्लेक्स वालों का भी लेकिन ये कहना होता है कि हमारे पास व्यूअर नहीं है तो हम क्यों पिक्चर नहीं, उसके बाद भी मल्टीप्लेक्सेस में ऐसा है कि उनके पास में हिंदी सिनेमा का इतना प्रेशर रहता है कि भाई आपने अगर हमारी फिल्म ये वाली नहीं लगाई तो हम आगे आपको ये फिल्म नहीं देंगे। तो ये हिंदी फिल्मों के प्रेशर के चक्कर में ये रीजनल फिल्मों को उतार देते हैं, अच्छी चलती फिल्म को उतार देते हैं। और इनके साथ में कोई नियम नहीं चलता। सिंगल थिएटर्स के साथ हमारा होल्ड ओवर का एक टर्म्स कंडीशन है कि भाई 90,000 रुपये आया, 1 लाख रुपए जब तक आ रहा है आप नहीं उतार सकते। ये हमारा उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मल्टीप्लेक्सेस के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। उनने 1 शो दे दिया, कल 4 शो दे देंगे, परसों पूरी पिक्चर उतार देंगे आपकी। उनके साथ में कहीं कोई नहीं मनमानी है उनकी। इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। तो इस पर अंकुश लगाया किस तरीके से जाएगा? नहीं, नियम बनने चाहिए कि आपको छत्तीसगढ़ी सिनेमा हर स्क्रीन में 90 दिन लगाना जरूरी है 1 साल में। अगर आप नहीं लगाते आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। तो इसमें सबसे अहम भूमिका अगर बोलेंगे तो फिल्म विकास निगम की आती है। बिल्कुल, फिल्म विकास निगम से उनके थ्रू जाए, मंत्रालय के थ्रू जाए। मतलब सरकार के हाथ की चीज़ है ये। अगर वो चाहें तो ये, जैसे अभी उन्होंने किया था इसके पहले ना, लागू हुई थी चीज़ें। उनको बोला गया कि आप लगाइए यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा ना लगाएं। तो वो लगा जरूर रहे हैं लेकिन टीका जैसा। तो आपको इस तरीके की चीजें होती हैं तो कभी ऐसा नहीं लगा कि फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष मनोज वर्मा जी को होना चाहिए था या किसी जानकार व्यक्ति को होना चाहिए था? देखिए क्या है, जानकारी है, मोना जी अच्छी हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बेचारी बहुत कर भी रही है और धीरे धीरे चीज़ों को ला रहे, क्योंकि पहली बार बनी है वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मालूम नहीं है क्या है। तो हर बार बेचारी फ़ोन करके पूछती हैं हम लोगों से कि आप लोगों को और क्या चाहिए, क्या क्या करना है। अभी लिस्ट इतनी लंबी है कि धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, वो कर रही हैं काम, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस पर हम लोगों की अभी चर्चा चल रही है कि इसको किस तरीके से बहुत जल्दी कार्यान्वयन में लाना चाहिए। फिल्म कलाकार हो गए, फिल्म मेकर और निर्देशन के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य किए हैं और करते आ रहे हैं अभी भी, लेकिन उसके साथ में लोक संस्कृति और लोक संगीत को लेकर भी आपका काफी अच्छा रुझान रहा है और आपकी वो पिक्चरों में दिखता है। आपके जो संगीत है उसमें वो चीजें दिखती हैं कि लोक संगीत का वो टच कहीं ना कहीं रहता है। रानी के फुंदराल जी, पारंपरिक लोक संगीत कहीं ना कहीं आप अपनी पिक्चरों में, और आपकी पिक्चरों का मेन मुख्य जो उद्देश्य होता है वो जो संगीत है वहाँ का, वो हर चीज मतलब पूरी बाजी मार के संगीत ले जाता है जी। तो उसका रुझान कहाँ से आया कि लोक संगीत को मुझे इतने अच्छे तरीके से लाना है सबके सामने? नहीं, देखिए रीजनल फिल्म का मतलब ही है कि जब भी संगीत बजे उसका तो दूर से आदमी पहचान ले कि ये कोई छत्तीसगढ़ी सिनेमा चल रहा है। अगर कोई दूर में गीत बज रहा है और उस गीत से उसके बोल को सुने बिना अगर मैं बोल दूं कि ये छत्तीसगढ़ी गीत है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जो हमारे यहाँ का रिदम है वो रिदम अगर मैं दूर से सुन करके पहचान जाता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ी, में तो वो नहीं सुनाई दे रहा है, उसके बोल समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वो धुन सुन करके मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ी है। यही आपको चाहिए कि जब सिनेमा आप देख रहे हो वहां पे आपको हिंदी गाने अगर सुनाई दे रहे हैं, मतलब सिर्फ शब्द बदले हुए हैं, बाकी सारा कुछ हिंदी है, उसका कंपोजिशन आपने वैसे ही कर रखा है, हिंदी के रूप में कर रखा है, तो वो छत्तीसगढ़ी नहीं है, वो रूपांतरित है। आप उसको छत्तीसगढ़ी करके गा रहे हो तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि संगीत जो है वो हमारे यहाँ का गीत है, हमारे यहाँ का संगीत है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत रिच है, बहुत रिच है। कितने प्रकार के कर्मा हैं, ददरिया हैं, इतनी चीज़ें हैं, मतलब कि जिसको आप चाहें तो सरहुल है, अलग अलग जनजातियां हैं, बहुत सी जनजातियां, सबका अलग अलग ये चीज़ें हमको हमारा फील देती हैं, हमारी मिट्टी की खुशबू आती है इससे।
तो वो जब तक नहीं रहेगा तो आपको छत्तीसगढ़ियापन ही नहीं लगेगा, कि जिन चीज़ों को देखते ही आप बोलो कि अरे क्या बात है। और संगीत में आप भी लोक संगीत में करी हैं, मैं भी लोक संगीत में इस उम्र में किया जा करके कि मुझे और सीखना है कि मैं अपने फिल्मों में उन चीज़ों को दिखा सकूं। तो भूलन के पहले मैंने लोक संगीत में डिप्लोमा किया था जी। और उसमें वो उसके बाद वो गीत सीखा था। एक तो झूमर जा पड़की झूमर जा, कर्मा। नहीं झूमर जा जो है वो ये है मंडला के कर्मा का एक पार्ट है। हाँ, तो वो झूमर जा पड़की अपन ने उसमें डाला था भूलन में। भूलन का जो एक गीत है जहाँ पर कोर्ट के अंदर में सारे लोग रहते हैं और वो खुश हैं कि आज इसको छोड़ दिया गया है, कल भकला का होने वाला है, लेकिन आज तो हम खुशी मना लें। उस खुशी को मनाने के लिए वो लोग जो गीत गा रहे हैं वो कर्मा, हमने वो वाला आपका झूमर जा पड़की वाला गीत। इसी तरीके से अभी एक फिल्म आई थी मेरी सुकवा। हाँ। सुकवा में रानी के फुंदराला राजा धरे गए ना, ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है जैसे हमने सीखा था जी। उसके शब्द भी नहीं बदले। और वो वाला भी जो था झूमर जा पड़की, उसमें सिर्फ आखिरी में 2 लाइन हमने चेंज की थी, बाकी सारा कुछ वैसी था। तो जो और इसलिए इतने पॉपुलर हुए हैं वो गीत क्योंकि लोगों को वापस से वो याद दिलाते हैं कि अरे यार ये क्या गीत था, ये देखो ये वाला गीत था। तो कुछ लोगों ने बोला बाघ नदिया भी एक इस तरीके का आया था। देखिए पारंपरिक गीत जो हैं वो एक धुन है, पारंपरिक धुन है। उस धुन पे हजारों गीत बन सकते हैं, वो आपकी चोरी नहीं कहलाएगी क्योंकि पारंपरिक है वो किसी से लिया हुआ नहीं है, परंपरा से गाते आ रहे हैं। हमने उसमें अपने शब्द पिरोए और लेकर के आए, लेकिन फील तो यहाँ का है। उसमें आपको गीत सुनते ही आपको लगेगा हाँ क्या बात है। तो ये वो मूल छत्तीसगढ़ियापन जो हाँ उसमें होना जरूरी है, वो जरूरी है। लोक संगीत पे हम चर्चा कर रहे थे कि लोक संगीत जो लोगों का संगीत है वही लोक संगीत है। आपके बहुत से गानों में वो झलक देखने को मिली है जिसके बारे में आपने अभी बताया। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को 2 लाइन अपना कोई फेवरेट जो गीत है आपका वो जरूर गुनगुनाएं। बहुत सारे गीत हैं। मेरी हर फिल्म में कर्मा है। मैं आपको पुरानी ही फिल्म का एक सुनाता हूँ, महू दीवाना ताऊ दीवानी का जो बता रहा था आपको, एक कर्मा गीत वो बहुत पसंद था मुझे। भोली सूरतिया तोर नैना झूले मोर, देखत रही थो तोरे सपना, कब आवे मोरे अंगना। तोर मीठे बोली हारे मनला मोहे राजा मोर, बांधी ले माया के बंधना, कब आवे मोरे अंगना। बहुत सुंदर। और एक तो क्योंकि आपने बताया गायक है, पहले हम ये चीज नहीं जानते थे कि आप गायक थे, उसके बाद निर्देशन में आए हैं और वो चीज समझ में आई कि हाँ जो मूल है वो गायकी का है। अभी आप डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहे हैं जी। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे हैं, बहुत वनांचल क्षेत्रों में जाना होता है। तो अभी आप वहाँ पे जनजातियों को देखते होंगे, वहाँ की अलग अलग परंपराएं हैं, उसमें आपको सबसे रोचक और मतलब रहस्यमय चीजें क्या लगी हैं वहाँ की जो संस्कृति है उस पे? देखिए एक बहुत खास बात जो आदिवासियों के बीच में है, जो शहर में देखने को नहीं मिलती, ये शायद भूलन 2 में आपको ये बहुत सारी चीज़ें इसकी आपको देखने को मिलेंगी। जो मेरे एक्सपीरियंसेस इनके साथ में हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको भूलन 2 में ज़रूर देखने को मिलेंगी। एक तो सामूहिकता, कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि जब आप गांव जाते हैं तो आदिवासियों के बीच में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे कोई सोलो गाना गाते आपको नहीं दिखेगा, सब समूह गीत, कोई सोलो डांस करता नहीं दिखेगा। जितनी चीज़ें हैं सामूहिक हैं। आप शराब भी पी रहे हैं वो तो अकेले बैठ के नहीं पी रहे हैं, अगर वो शिकार पे जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं। सारी चीज़ें एक समूह के रूप में की जाती हैं और इसलिए उनमें एकता होती है। इसलिए वो पूरा गांव जो है वो एक परिवार के रूप में रहता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं जिस गांव में हमने शूट किया था भूलन को जी।
उस गांव के बाहर में शौचालय बने हुए थे, हर घर के बाहर में एक शौचालय था। और मैं जिस समय वहाँ गया था उस गांव में, उस समय मेरे ख्याल में 2004 या 5 में उस गांव में गया था मैं पहले। उस समय पूरे कच्चे ये थी, सड़कें कच्ची थी, सब कुछ कच्चा था, लेकिन सफाई इस कदर थी कि आप सोच नहीं सकते कि इतना साफ कैसे रख सकता है कोई। तो वो सफाई के अलावा मतलब हम होता है ना तेंदू, जी, हाँ। तेंदू खाया था हमने, और उसका छिलका और बीजा हाथ में लेकर के घूम रहे थे कि इसको हम कहाँ फेंकें। हमको जगह नहीं मिल रही थी कि कहीं ऐसे फेंक दें उसको उस गांव में। तो मैं बोला यार इतनी साफ सफाई, ये उनके संस्कृति में है कि वो जागरूक है पहले से। बहुत। अब ये बाद में आया आपका स्वच्छता भारत अभियान, वो बहुत बाद में आया। अब वहाँ पे जो वॉशरूम्स बने हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस घर का के लिए बना है वो ही वहां जाएगा। गांव का कोई भी आदमी किसी भी जगह किसी के भी वॉशरूम में जाता है। मतलब पब्लिक टॉयलेट वाली कोई व्यवस्था ऐसी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो कहीं दूसरी जगह पे है, वहां का वॉशरूम दिखा वो वहां चला जाएगा। आपके घर में, आप घर हैं सबके वहां पे, तो वो एक परिवार है। देखिए आप ऐसे नहीं जा सकते किसी के यहाँ, लेकिन वो एक परिवार के तरह इस तरह रहते हैं कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप इनसे अलग हैं। हम वहां 20 दिन रहे, हमको लगा हम इनके हिस्सा हो चुके हैं। इस कदर मतलब प्रेम सब और अपने ही लोग हैं। हाँ, एक तो वो सामूहिकता की बात हो गई। दूसरा, उनको कल की चिंता नहीं। हम सिर्फ कल में जी रहे हैं। हम आज का नहीं, आज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम इस चिंता में हैं कि कल क्या करूंगा मैं, कल मेरे लिए कितना मेरे पास पैसा आ जाएगा, कल मैं कैसे कर लूं कि ये हो जाए, आप क्या करूं कि मेरा बच्चा ये करे। ये फ्यूचर को सोचते सिर्फ सोचते फ्यूचर। आज को भुला दिया हम है। आज में जीना बंद कर देते हैं। हम भविष्य में जीते रहते हैं कि भविष्य हमारा कैसा रहेगा। उस चक्कर में हम आज को अपना सुधारने की कोशिश करते रहते हैं कि हम आज बहुत अच्छा करें कुछ, तो हम कल अच्छा रहेंगे। कल किसी ने नहीं देखा, कल हम हैं आज नहीं है कल। तो वो आज में जीते हैं। अगर उन्होंने शिकार करने गए वो, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक हिरण भी है और एक ये भी दिख रहा है उनको, जंगली सुअर भी दिख रहा है। जी, तो वो सिर्फ एक को मारेंगे। क्योंकि आज उतने की जरूरत है। आज मुझे इतना ही जरूरत है। बोले हमको दोनों मिला था वहां पे। मैं बोला आप दोनों ही मार लेते हैं। तो बोले नहीं, उसको क्यों मारेंगे अभी, एक दिन बाद और में- ज्यादा जी। हाँ वो कभी आएगा बाद में काम। आज तो हमारे बस इतनी ही जरूरत है। ये सीखने की चीजें हैं। जितनी पूर्ति है उतना ही। आपको जरूरत नहीं है 2 दिन के बाद की, जरूरत नहीं है कि वो कल के लिए सोचें। आज का है, आज हो गया, कल का कल देखेंगे। आज में जी रहे हैं वो लोग। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, मतलब सीखने लायक चीजें हैं। और वहीं कुछ कुरीतियां भी हैं, जैसे पहले के समय पे बहुत, जो अभी के टाइम पे हिट चल रहा है, बहुत लोग जानते हैं, आप तो देख के आए होंगे, वहां उस क्षेत्र में रहे हैं, तो जी। लिव इन रिलेशनशिप वाली जो परंपरा आज के दौर में हिट हो रही है, वो बस्तर में पहले से चल रही थी। बस्तर में तो नहीं, हाँ बहुत सारी जनजातियों में ये चीजें हैं हम्म, कि देखिए उसके पीछे वो कुरीति नहीं बोल सकते आप उसको। उनके यहाँ का एक कल्चर है। कल्चर है। कल्चर भी क्या है, वो एक मजबूरी भी है कि उनके यहाँ ऐसा है कि वो पहचान गए एक दूसरे को। बस्तर में ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे को पसंद अगर कर लेते हैं, सारी चीजें जम जाती हैं, तो वो उनका शादी हो जाती है वहाँ। पहाड़ी कोरबा एक ऐसी ट्राइब है जहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे हमको असल में एक विवाह जो संस्कार है, उस विवाह संस्कार को हमको शूट करना था। तो मैंने बोला यार यहाँ किसी के यहाँ शादी वादी है अभी आसपास? बोले भैया यहाँ शादियाँ होती नहीं है, बहुत कम होती हैं। तो फिर कैसे? तो बोले नहीं, लोगों को जो जम जाता है तो वो साथ में रहने लगते हैं, तो हमेशा रहते हैं। तो बोले हाँ रहते हैं, ज्यादातर तो साथ में रहते हैं, कहीं नहीं जमा तो छोड़ के भी चले जाते हैं। बोले ये लिव इन जैसी बात हो गई। तो हमने कहा कि भाई इसमें क्या हम किसी की शादी नहीं करवा सकते? तो बोले करवा सकते हैं साहब। बोले जिसकी शादी हो चुकी होगी उसका हम एक डमी शूट कर लेंगे, उनसे फिर से आप शादी करवा लीजिए। तो बोले ठीक है साहब, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं दूसरे दिन वेट किया उसका फ़ोन का, वहाँ से फ़ोन आया कि साहब वो लोग मना कर रहे हैं कि हम दोबारा शादी नहीं करेंगे। मतलब यार कोई और शादी, मेरे को शादी रिकॉर्ड करना है, कैसे करेंगे हम? मेरे को पूरा कस्टम के साथ में रिकॉर्ड करना है। तो मतलब पूछना, कोई जो लिव इन में रह रहे हैं वहाँ पे, जो साथ में रह रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं तो हम शादी करवा देते हैं उनकी।
तो साहब खर्चा आएगा, वो लोग नहीं कर सकते। बोले मैं करता हूँ खर्चा, चलो। तो कितना लगेगा? तो वो इतना इतना लग जाएगा। फिर दोबारा फोन आया, नहीं सर थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। मैं बोला करवाओ शादी, चलो दूल्हा दुल्हन दोनों को बुलाओ और शादी करवाओ। मतलब फिल्म के लिए आपने ओरिजिनल शादी करवाई। तो वो डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे हम, उसमें पहाड़ी कोरबा की हमने शादी करवाई वहाँ। तो शादी इसलिए नहीं कर पाते वो कि उनके पास में उतना पैसा नहीं है, तो वो आराम से रहते हैं। क्यों खर्चा करूं मैं 10,000 भी, 15,000 भी, 20,000 भी कहाँ से लाऊंगा? तो ये उनकी मजबूरी है। वो कोई इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि लिव इन जैसा वो जानते ही नहीं कुछ, लेकिन उनके यहाँ वो बड़ी सरलता से एक्सेप्टेबल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने शादी कराई, उसको पूरा शूट किए। अब हमने पूछा कि ये लड़की का बाप कहाँ है? तो लड़की वो खेत में हुई। तो खेत में हुई यार, लड़की की शादी हुआ था, नहीं आई का? वो नहीं आया, वो बोले तुम कर लो शादी। तो मतलब उनके यहाँ कोई बड़ी भारी चीज नहीं है शादी। तो बराबर मंडप गाड़े, सारी चीजें हुई, हल्दी चढ़ी उसको, उसका फेरा हुआ, पंडित आया, सब काम हुआ उनका बढ़िया से। उनके लिए कपड़े ले गए थे हम कि दूल्हा दुल्हन बन करके वो लोग आए, प्रॉपर वे में एक शादी हुई। तो ये एक हमारे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि उनके साथ बैठ करके फिल्मकार के साथ साथ एक बाराती भी उसका भी एक्सपीरियंस आपने लिया पूरा। बिल्कुल, स्पॉन्सर और बाराती। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब जब भी आप वहाँ जाते हैं, जंगलों में जाते हैं और इनके बीच में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, इनकी सोच से बहुत पीछे हैं। जिस जगह पे वो जाकर के खड़े होते हैं, आप फाइनली आप पहुंचते वहीं पे हो, आखिरी में जहां आप चलना शुरू करते हो, आप पहुंचते वहां पे हो जहां वो पहले से खड़े हुए हैं। तो ठीक बात है। आजकल हम लोग ये सोच रहे हैं कि पैसे बचा लेते हैं, घर घर में मिलके शादी कर लेते हैं, वो चीज वो पहले ही कर चुके हैं, परंपरा में चल रहा है उनके। बिल्कुल। इसी बीच में आप इन क्षेत्रों में गए हैं, आपको क्या चीज सबसे खास लगी जो एकदम दिल को छू गई हो? नहीं, ये सारी चीजें मैं यही बता रहा हूँ कि इनको जो भूलापन है, वो एक बहुत सादगी से रहने वाले लोग, ना छल कपट है उनके अंदर में, ना किसी प्रकार की कोई आडंबरता है, ना आपको बहकाने की बातें हैं। वो जैसे हैं वैसे हैं। वो चीज उनकी सबसे खास लगती है, सबसे खास लगती है कि वो जैसे हैं वैसे हैं। मतलब कोई भी आपको दिखावा नहीं, जो है वो खिलाएंगे, जो है वो पिलाएंगे, उनके साथ ऐसा है। तो वो एक अलग उनका एक स्टाइल है काम करने का, और वो बहुत पसंद आता मुझे। और साथ में आपने डॉक्यूमेंट्री की है, एक लोक वाद्य जो है उन पे डॉक्यूमेंट्री की है, उसमें ऐसा कौन सा वाद्य जो आपको बहुत अनोखा लगा हो कि ये चीज हमने कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार हम देख रहे हैं? एक नकटी बाजा हमने सुना। नकटी बाजा जो है वो सरगुजा के पास में एक था, वहां पर नकटी बाजा था। बहुत सारे ऐसे वाद्य मिले मुझे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। तो उसमें एक ये याद रह गया था नकटी बाजा कि वो बांस के जो है वो भी एक उससे बनता है, और तार वाद्य ही है वो भी, और उसको बजा के वो गाते हैं। जैसे बहुत सारी जगह किंद्रा बाजा बोलते हैं, जो जिस तरीके का हमारा एक तारा होता है ना, हाँ। उस पैटर्न का रहता है कि वो लोग एक तार से, एक तार तंतुवाद जो है, तो एक उसको बजा करके गाने का जो वो प्रचलन है वो करीब करीब सब में है, और कुछ कुछ जगह पे उसके नाम अलग अलग है। नहीं तो ज्यादातर जगह पे किंद्रा बाजा बोलते हैं वो लोग उसको। एक तुम्बा रहता है नीचे और सिंगल तार के साथ में। नकटी बाजा भी कुछ उस पैटर्न का है वो, और उसमें उनका ऐसा मानना है कि 7 बहनें थी, उसमें से एक नकटी थी, तो उससे वो बाजा बना है, और वो उसको बजा के गाते हैं वो लोग। बहुत सुंदर है वो, अलग ही एक आवाज है उसकी। सारंगी बनाया हुआ था लोगों ने, मतलब गांव के अंदर में उसको सरिंग बोलते हैं वो। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर बजाया था उसने, सरिंग बाजा जो था बहुत सुंदर बजाया था। वो खुद से बनाया हुआ था वो पूरा, बहुत बुजुर्ग थे, और वो बात करते थे सारंगी से, कि जब वो पूछे सारंगी तो अपना ही बजाते थे, खाना खा रहे, ऐसे वो बजा करके बातचीत करते थे सारंगी के साथ। एक से एक अद्भुत चीजें मुझे देखने को मिली है। आगे का क्या प्लान है? मनोज वर्मा जी का क्या नया जो अपकमिंग प्रोजेक्ट? एक तो आपने बुलंद 2 बता दी है, बुलंद मेज 2 में अभी थोड़ा समय है जी। इसके पहले कमर्शियल फिल्म मैं कर रहा हूँ। एक फिल्म आ चुकी है, सतीश जैन जी किए थे उसको, लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छा।
उसका पार्ट 2 कर रहा हूँ अभी, जी। तो वो अक्टूबर में शूट होगा और मई में वो फिल्म आएगी। एक रैपिड फायर राउंड है, वो खेलते हैं हम आपके साथ में। अच्छा, तुरंत आपको रिप्लाई देना होगा, सोचने का समय आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें। निर्देशन या लेखन? निर्देशन। बुलंद कांदा का एक शब्द में आपको डिफाइन करना है। सोचना नहीं है इतना। एक शब्द में भूला नहीं है वो, उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं हो सकता। पसंदीदा शूटिंग लोकेशन छत्तीसगढ़ की? बस्तर। सबसे अंडररेटेड कलाकार? अंडररेटेड में टाइम अप हो जाएगा ऐसे में तो। चलिए, आपका सबसे फेवरेट कलाकार जिसके साथ काम करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, सभी कलाकार, सभी मेरे कलाकार। साथ में जितने भी काम किए मेरे बहुत आनंद दिया। सबसे लेजी कौन था इसमें? लेजी ऐसा कोई नहीं रहा, मेरे सब साथ कोई प्रॉम्प्ट लेजी हो नहीं सकते। आप प्रॉम्प्ट हैं इसलिए सब प्रॉम्प्ट। कोई लेजी हो नहीं मतलब सकता। स्ट्रिक्ट है एक तरीके से, मनोज वर्मा जी स्ट्रिक्ट है। हाँ, अगर मैंने और बोला बस। कि 7 बजे सब चाहिए मुझे, तो सारे चाहिए होते हैं। अगर किसी ने लेट किया तो फिर वो बाद में वो गाली खाते हैं सारे के सारे, और अगले दिन सब 7 बजे टाइम पे रहते हैं। ओटीटी या थिएटर? थिएटर्स। पसंदीदा छत्तीसगढ़ी व्यंजन? हाँ, ये फरा। फरा। हॉलीवुड की कौन से फिल्म का छत्तीसगढ़ी रीमेक बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहूंगा। या बॉलीवुड की कोई सी फिल्म का? नहीं बनाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ी हमारी संपूर्ण है बिल्कुल। एक तरीके से। जीवन मंत्र मेहनत या सही फैसला? मेरे ख्याल में दोनों ही चीजें हैं, मेहनत भी है और उस पर सही फैसला। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, एक निर्देशक के तौर पर आपको सबसे बड़ा क्रिएटिव मलाल क्या रहा अभी तक? क्रिएटिव मलाल? जी। नहीं, ऐसा अभी मुझे नहीं लगता कि कोई मलाल नहीं। ऐसा कोई मलाल नहीं रहा कि मैं ये नहीं कर पाया। या ऐसी कोई स्टोरी जो आप करना चाहते हैं लेकिन ये सोच के हाँ। नहीं कर रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जरूर है कि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था। हाँ। वो एक कमाल की स्टोरी है जिस पे काम किया जाना चाहिए। उसका करीब करीब स्क्रिप्ट रेडी है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बनाएंगे तो महंगी पड़ेगी, जी। क्योंकि वापस वहीं पे वही बात आ जाएगी कि हमारे दर्शक वर्ग वो नहीं है जो इस फिल्म को देखना चाहेंगे। फिर कुछ एक हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं जो मैं चाहता हूँ बनाऊँ जी। छत्तीसगढ़ के इतिहास के ऊपर में। बहुत सारे ऐसी क्रांतियाँ हुई हैं जिसको लेकर के हमको लगता है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत बड़े बजट की फिल्में हैं और जिसके लिए या तो बॉलीवुड लेवल पे प्रोड्यूसर्स आए और ऑल इंडिया लगे, तब वो फिल्में आपकी बन पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी जो बातें हमारे साथ में कही, जिसमें ट्राइब्स के विषय में भी बात हुई, लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक वाद्यों के बारे में भी बात हुई। फिर होगी मुलाकात किसी नए कलाकार के साथ, तब तक बने रहिए उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।